मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear BS students, this is the continuation of chapter of atomic structure, in which we discussed a lot of things. Today we are going to discuss crystallographic points, directions and planes. Crystallographic points, direction and planes. For that, we first come to Mailer indices. What Mailer indices are? Mailer indices are defined as the reciprocal of the intercept made by the plane on the crystallographic axis when reduced to the smallest number. Reciprocal of plane भी हो सकते हैं, reciprocal of the intercept of axis भी हो सकता है अगर ये डायरेक्शन को सिर्फ मेजर करना है, नॉर्मल डायरेक्शन जो होते हैं वो अगर आपने मेजर करने हैं. सो मेलर इंडिसेस जो है वो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को एक प्लेन जिस जगह पे काटता है, अगर उसकी इंटरसेप्ट की रिसिप्रोकल ले लिया जाए और उसको फ्रैक्शन से हटा दिया जाए और इंटीजर्स कर दिया जाए, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में रिड्यूस कर दिया जाए, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? मेलर इंडिसेस कहते हैं. दे आर कॉल्ड मेलर इंडिसेस. मेलर इंडिसेस क्या देता है आपको? They are the set of three numbers or letters HKL that shows the position of a face or internal plane of the crystal, जो कि पोजीशन बताता है. इनमें से बाज़ डायरेक्शन के लिए होते हैं, बाज़ प्लेन्स के लिए होते हैं. सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो दे आर द सेट ऑफ थ्री नंबर्स HKL that shows the position of a face or internal plane of the crystal. internal plane का बताता है या किसी पॉइंट का या एटम का पोजीशन बताता है अगर हम डायरेक्शन वाइज लेते हैं. अगर प्लेन वाइज लेते हैं तो ये प्लेन का पोजीशन क्या करता है? स्पेसिफाई करता है. सो दे आर डिटरमाइंड on the basis of reciprocal of intercept of the faces or plane on the crystallographic axis. तो रिसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट की बुनियाद पे जिस तरह हमने कहा, उसके अब हम आ रहे हैं उसको एक एक स्टेप वो करेंगे कि मेलर इंडिसेस निकाले किस तरह जाएंगे, वो हम आपको स्टेप्स में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली मेलर इंडिसेस क्या देता है? लोकेशन, पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ एटम्स जो होता है और उसकी इंटरसेप्ट कहाँ पर हो रहे हैं, उसका आप अगर आप रिसिप्रोकल ले लें तो फिर वो क्या बन जाते हैं? मिलर इंडिसेस बन जाते हैं. दे आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन एंड प्लेन्स. ये किसके लिए होते हैं मिलर इंडिसेस? बेसिकली डायरेक्शन एंड प्लेन्स ऑफ एटम्स, या एटम्स किस तरह डायरेक्टेड हैं, या प्लेन्स की ओरिएंटेशन किस तरह हैं, एटॉमिक प्लेन्स की ओरिएंटेशन किस तरह हैं. तो ये उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको लोकेट करते हैं, उसको बताता है. सो दीज डायरेक्शंस एंड प्लेन्स कुड बी इन लेटिस आर इन क्रिस्टल. ये लेटिस में भी हो सकते हैं. लेटिस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. स्केलेटन ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड लेटिस. और जब उस लेटिस में आप एटम रख देते हैं तो वो क्रिस्टल बन जाता है. क्या बन जाता है? क्रिस्टल बन जाता है. सो द डायरेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाई HKL with square bracket, and the plane are represented by parenthesis HKL. प्लेन को आपने parenthesis, और ये सिर्फ उसके लिए नोटेशन इस्तेमाल हुए कि how you will identify directions and how you will identify planes. So HKL are the three Mailer indices representing the three directions or three planes. A complete description of a crystal structure can be obtained from the study of atomic position in the unit cell. अब देखो, क्रिस्टल के बारे में हमें मुकम्मल पता चल जाएगा स्ट्रक्चर के बारे में कि क्यूबिक है, आर्थोरम्बिक है, टेट्रागनल है. जो हमने 14 ब्राउ लेटिस को पढ़े उनमें से कोई एक है.
तो वो कैसे हम मालूम करेंगे? इसकी डिस्क्रिप्शन हमें एटॉमिक पोजीशन के, एटम्स की पोजीशन किस तरह है, लेटेस्ट पैरामीटर क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, तो क्यूबिक होगी। तो अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी obtained from the study of atomic position in a unit cell. For crystal analysis, it is necessary to locate direction and lattice plane. ये देखो, क्रिस्टल को एनालाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि डायरेक्शंस और उसके प्लेन्स को क्या करें, स्पेसिफाई करें। और डायरेक्शन और प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए मैथमेटिशियन ने स्पेशल टाइप के वो यूज़ किए, टर्म्स यूज़ किए, जिसको मेलर इंडिसेस का नाम दे दिया गया। उसको बाद में हम आते हैं कि हाउ यू कैलकुलेट। देखो, क्रिस्टल डायरेक्शंस, ये देखो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये होता है क्रिस्टल। टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द लेटेस्ट पॉइंट इन अ क्रिस्टल लेटस, we choose any latest point on the line as the origin and express the vector joining this to any other latest point on the line as follows. इस तरह, जिस तरह होता है, ये देखो, to specify the direction of a straight line, ये straight line क्या है, joining latest point या atoms के center को in a crystal lattice, वी चूज़ एनी लीटेस्ट पॉइंट, यदि या इसको ओरिजिन ले या उसको ओरिजिन लो या उसको ओरिजिन लो, वो आप कोई आर्बिट्ररी पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं, जिससे फिर बाद में आप डायरेक्शन का क्या करते हैं, तयन करते हैं। अब देखो, वो वेक्टर क्या होता है जिससे आप किसी एटम का, तो ये N1A, N2B, N3C, N1, N2, N3, ये क्या हैं, ये बेसिकली आपके पास इंटीजर हैं। और ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस आपको देते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये कितना है, 2a है, 3a है, 4a, 5a है, वाई एक्सिस पे कितना है, 1a है, 1b है, -1b है, 2b है, ये सारा। और ABC जो है वो आपको पता है कि लेटेस्ट पैरामीटर्स, जो आपको हमने पहले या लेटेस्ट पैरामीटर वेक्टर्स जो उसको, क्योंकि वो डायरेक्शन वाइज होते हैं, जो ओरिजिन आपने लिया होता है लेटेस्ट का, उससे दूसरे लेटेस्ट पॉइंट तक का जो होता है, ये आपको क्या देता है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या देता है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन देता है। क्या देता है? क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन देता है। अब देखो, ये मैं डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा तयन कर दूं। ये देखो, ये एक वेक्टर है, इसको देखो, ये जो कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है। आपके पास कितने एक्सिस है, ये ज़रा देख लो। ये देखो, ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर हम किसी, इधर कोई एटम है, इधर कोई पॉइंट है, या दो पॉइंट के दरमियान दो लेटेस्ट पॉइंट के दरमियान कोई जगह है, ये देखो, ये आपके पास वेक्टर ये आ गया है। अब जब वेक्टर ये है, तो हम देखते हैं कि इसकी पोजीशनिंग क्या है। तो अब अगर देखो, एक्स एक्सिस क्या है, आपके पास एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस पे इसकी कोई पोजीशन नहीं है, एक्स एक्सिस पे ये क्या है, ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो। अब देखो, इस ओरिजिन को आपने इस ओरिजिन से लेकर, ये क्या है, ये वाई है, ये 1 है, तो ये देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। और ये देखो, जेड का आधा है, जेड का यानी सी जो लिखा हुआ है जेड है, जेड का आधा आ रहा है, तो आधा 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 को उल्टा करें, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 0, 1, 2 होगी। यानी एच क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसकी कोई पोजीशन नहीं है, एक्स एक्सिस पे ये 0 आ रहे हैं ओरिजिन के लिहाज से। और आप देख रहे हैं जेड के लिहाज से, वाई के लिहाज से इसका क्या 1 है, और जेड जो है ये है, और ये इसका आधा है, तो आधे को आप उल्टा रेसिप्रोकल ले तो 2 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखो, ये वाला भी इसी तरह जेड के साथ देखते जाओ और वाई के साथ देखते जाओ, ठीक है ना। किसके साथ? वाई के साथ भी देखते जाओ। अगर इधर इससे यू ड्रा कर ले तो आधा हो जाएगा, ठीक है ना, आधे को कर लो, क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये स्पेस में है, 3D में है, तो 3D में ये 2, 2, 1 आ जाएगा। अब देखो, ये है, इसमें आपके पास क्या है, एक्स जो है, ये देखो एक्स क्या है, ये 1 है। ये अगर इधर मैं ड्रा कर लूँ इसका, आपने वेक्टर जो पढ़ा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, तो उसके मुताबिक अगर मैं ये ड्रा कर लूँ, तो ये आपके पास क्या है,
ये z है, तो z क्या है, z 1 है, और ये उसी दौरान ये क्या है, x है, लेकिन y क्या है, इसी दौरान है। क्या मतलब हो गया, ये आपको जो वेक्टर दे रहे हैं 1 0 0, और ये क्या है, ये 1 0 1 है। ये वाला अगर आप देख ले सिर्फ x एक्सिस पे ये वेक्टर आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ x एक्सिस पे हैं, तो x एक्सिस पे हैं तो सिर्फ इसका x1 ओरिजिन ये है, उस ओरिजिन के लिहाज से ये जो है 1 है, और बाकी जो है चूँकि इसमें पड़ा हुआ है नीचे, न तो y है ना उसका क्या है, z है, तो ये हो गया। ये देखो बेसिकली ये इस तरह एक्सीज़ होते हैं, ये किस तरह होते हैं, ये इस तरह के एक्सीज़ होते हैं, 3 एक्सीज़ होते हैं। तो ये x एक्सिस पे अगर 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 ये ओरिजिन है और इधर जो है ये वेक्टर पहुंचे हुए हैं, तो इसके लिए ये 1 होगा, इधर कोई नहीं होगा, इधर भी कोई नहीं होगा, तो ये होगा 0। अब अगर आप देख लें इसको मैं यूँ कर लूँ, इधर कर लूँ, ओरिजिन आपका ये है, और इधर देखो, इधर से मैं गिरा दूँ तो ये देखो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस प्लेन में आपके पास 2 हैं, अगर ये x है और ये क्या है y है, तो x भी 1 होगा, y भी 1 होगा, और उसी दौरान z क्या होगा, जो इस तरफ निकला हुआ है z 0 होगा, क्या होगा, z विल बी 0। लेकिन अगर मैं इसको यू कर लूँ तो ये देखो इसके 3 डायमेंशन में है, ये देखो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, z 1 हो जाएगा अगर यूनिट लेंथ के हैं, अगर यूनिट लेंथ के z 1 हो जाएगा। जब इधर होगा तो इधर जाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, इधर से इसको इधर बढ़ाओ तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1। तो डिफरेंट तरीके से ये आप क्या कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। अगर आपको वेक्टर्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो उससे कर सकते हो। अब हम आते हैं क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की तरफ। डायरेक्शन तो हमने डिस्कस की, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स क्या होते हैं। द क्रिस्टल लेटिस is made up of an aggregate set of parallel equidistant plane। इक्विडिस्टेंस प्लेन क्या बना होता है, अगर ये क्यूबिक है तो उसकी अपनी वो है, अगर ये टेट्रागोनल है तो उसकी अपनी, लेकिन ये प्लेन्स जो हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्राम ईच अदर, इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। लेंथ में उसकी डिफरेंस आ सकती है लेकिन दे आर एट इक्विडिस्टेंस फ्राम वन अनदर, बराबर फास्ट। यानी इसके लिए जो स्पेसिफिक है, क्यूब के लिए लेटेस्ट पैरामीटर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, दूसरे के लिए टेट्रागोनल के लिए a इज इक्वल टू बी लेकिन नॉट इक्वल टू सी होगा, तो ये पेरियडिसिटी इसी तरह रहेगी। सो द क्रिस्टल लेटिस इज मेड अप ऑफ एन एग्रीगेट सेट ऑफ पैरेलल इक्वली डिस्टेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द लेटेस्ट पॉइंट, जो लेटेस्ट पॉइंट पर से गुजरते हैं, विच आर नोन एज लेटेस्ट प्लेन्स आर एटॉमिक प्लेन्स, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरह, एच के एल से, एच के और एल, और उसको पैरेंथेसिस में बंद किया जाता है। किस में बंद किया जाता है, पैरेंथेसिस में बंद किया जाता है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन्स, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अब हम आते हैं, ये देखो ये आपको बिल्कुल क्लियर, ये ब्लू नज़र आ रहा है शेप। देखो अगर हम ओरिजिन को ले ले, क्या ये देखो ये ओरिजिन हमने ले लिया है, तो z को देखो, z पे ये यूनिट है, देखो अगर ये यूनिट है तो z पे 1 है, देखो ये 1 आ गया है। इसी ये वाला प्लेन, इसकी पोजीशन x पे 0 है, y पे 0 है, लेकिन z से ये क्या है, ये 1, तो 0 0 1 प्लेन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, 0 0 1 प्लेन। अब अगर हम ये वाला प्लेन ले लें, ये देखो ये वाला प्लेन ले लें, ये वाला प्लेन, और ओरिजिन आपने क्या लिया है, ये ले लिया है, तो ये देखो ये 1 0 0 प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 0 प्लेन हो जाएगा, दैट विल बी 1 0 0 प्लेन। क्या मतलब है, ये देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, अगर x एक्सिस इस तरफ है और ये प्लेन है, तो ये क्या होगा, ये ओरिजिन है और ये प्लेन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 प्लेन, क्या हो गया, या ठीक है ना, 0 0 1 प्लेन। अगर आप उसको दूसरे डायरेक्शन से ले ले, देखो ये आपने z ले लिया, अब अगर आप x वाला प्लेन लेते हो, ये वाला प्लेन लेते हो, तो ये 1 0 0 हो जाएगा। अगर आप y पे लेते हो, ये देखो y वाला लेते हो, तो ये 0 1 0, क्योंकि ओरिजिन से ये वाला किस फासले पर है, 1 यूनिट फासले पर है, तो ये 1 यूनिट ले लिया, क्योंकि यूनिट सेल है, तो ये क्या होगा, ये a है, ये b है, ये c है, ये 1 1 1 होगा ना, a बाई a 1 आएगा, जो हम अभी कर रहे हैं, b बाई b 1 आएगा, बाद में आ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट दी मेलर इंडिसेस, उसको हम करेंगे। तो ये देखो 3 चीज़ें हैं, ये ओरिजिन से ये z एक्सिस पे 1 है, तो ये 0 0 1 होगा, बाकी 0, और ये इधर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कलर पैटर्न,
तो ये देखो ओरिजिन आपका उधर अंदर था, तो उस ओरिजिन से अगर आप इधर देखो तो ये 1 होगा और बाकी y और z पे इसका कोई पोजीशन नहीं है, तो 0 0 0 होगा। इसी तरह ये देखिए इस ओरिजिन से अगर हम ये वाला कलर पैटर्न ले लें, ये जो कर्सर उस पर मूव कर रहे हैं, तो ये देखो ये y पे 1 हो जाएगा, अब x पे 0 और y पे 0 इसकी पोजीशन नहीं है। सो ये हो गया 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0 प्लेन है, ठीक। अब अगर उसको उल्टा x वाला ले ले तो 1 बार आ जाएगा, इधर सिर्फ बार आ जाएगा, इन वो उल्टा ले लो तो यानी ये अगर x है तो नेगेटिव x पे लेते हैं तो आपके पास बाहर आता रहे। अब देखो अगर ये 1 0 1 प्लेन है, जिस तरह कमरे की दीवार पे आप सीढ़ी लगा लेते हो या कोई कागज़ लगा लेते हो जो दोनों एजेस को क्या करता है, टच करता है। ये देखो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वाला अंदर वाला जो है आपके पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये वाला क्या है, ये 1 के फासले पर है तो 1 आ जाएगा। z एक्सिस पे इसका कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। ये देखो ये सॉरी y एक्सिस पे कोई पोजीशन नहीं है, ये y नहीं है, z पे ये है, z पे ये है। ये देखो इधर खड़ा है ना, स्लांट है, एट एन एंगल है, ये देखो एट एन एंगल है, दिस इज़ अ प्लेन एट अ सर्टेन एंगल। तो उसका एक ये होगा z 1 होगा और एक ये होगा x जो है वो 1 होगा। ये देखो ये इधर अगर कोई चीज़ इधर खड़ी है, ये देखो आपके पास यूनिट सेल हैं और आपके पास एक तख्ता इधर खड़ा है, तो तख्ते का एक ये हो जाएगा, ये z एक्सिस है अगर तो ये 1 हो जाएगा और ये x एक्सिस है तो 1 हो जाएगा। तो ये कि ये 1 0 1 प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 1 प्लेन हो जाएगा। अगर इसको इस तरह कर ले तो 1 1 0 हो जाएगा, अगर इस तरह कर ले तो 0 0 1 हो जाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली द ओरिएंटेशन। और इसको हम इसलिए पढ़ते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी जब हम करते हैं तो उससे डिफरेंट रिफ्लेक्शंस होते हैं और उन रिफ्लेक्शंस को हमने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है और उसके बाद हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या होती है। ये देखो अगर एक चीज़ है एज पे जा रहे हैं, एज पे, तो उसकी 3 डायमेंशन, जिस तरह आपके पास क्या होता है टेट्रापेक होता है, टेट्रापेक वो जो मिल्कपेक पहले आते थे टेट्रापेक, तो वो जो होता है जिस तरह होता है कि टेंट लगाया होता है किसी ने 1 2 3 और देखो तो तीनों से अगर ओरिजिन ये ले ले तो इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, तो ये 1 1 1 प्लेन हो गया। अगर उसको उल्टा कर लो तो 1 बार 1 1, ये डायगनल के एक रास अगर किसी चीज़ को आप क्या कर लो सरफेस को खड़ा कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्या बना लेगा 1 1 1 प्लेन। ये बार जो है उल्टा डायरेक्शन में अगर आप बना लें, यानी अगर एक 1 1 1 आ रहा है तो उसका उल्टा ले लो, नेगेटिव एक्सिस पे चले जाओ तो 1 बार हो जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो जाओ तो नेगेटिव बार हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये हैं आपके पास प्लेन्स। और उसकी ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत ये है कि जब भी आप XRD करते हैं तो XRD में आप उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल के साथ और उससे आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा तो डिटर्मिनेशन ऑफ मेलर इंडिसेस, मेलर इंडिसेस को कैसे वो हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन्स। यानी आप देखो एलांग एक पैरामीटर है A, दूसरा पैरामीटर है B, तीसरा पैरामीटर है C। अगर एलांग x एक्सिस A ले ले, एलांग y एक्सिस B ले ले, एलांग x एक्सिस C ले ले। फ़र्ज़ करें x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है 2 पे 2A है, y एक्सिस पे 3B है और z एक्सिस पे 2C है। तो ये जनाब आपके पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। अब जब कोऑर्डिनेट आ गए तो अब हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को जो आ गए हैं इनको लेटेस्ट पैरामीटर ABC पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, लेटेस्ट पैरामीटर ABC पे डिवाइड करते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो आप देखिए 2A/A हो जाएगा, 3B/B हो जाएगी, 2C/C हो जाएगी, तो उससे 2 3 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 3 4। तो ये इंटरसेप्ट आ गए, यानी x एक्सिस पे काटता है, y एक्सिस पे काटता है, z एक्सिस पे काटता है। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2, तो x एक्सिस को 2 पे काटता है, y एक्सिस पे 1 2 3 यूनिट लिखे हुए हैं तो 3 पे काटता है, दूसरे को 4 पे काटता है। सो इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, इन्हीं इंटरसेप्ट का रिसिप्रोकल लेते हैं। क्या लेते हैं, रिसिप्रोकल लेते हैं। टेक द रिसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, इनमें रिसिप्रोकल ले लो, किसका, इंटरसेप्ट का रिसिप्रोकल ले लो। और ये क्या आ जाएगा, जब रिसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2 3 4 है तो ये 1/2 1/3 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/3 देखो ये 2 आ गया है, मैंने 4 लिख दिया है। सो या 2/2 क्या 2/2 कर लो, ठीक है ना। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इसके आ जाएगा 1/2 1/3 1/2, ये इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट वाला जो है
आपने इन इंटरसेप्ट का जो LCM है इससे इन सारों को मल्टीप्लाई करना है ताकि छोटे से छोटे नंबर पे ये रिड्यूस हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 3 आ जाएगा, जो कि क्या है, मेलर इंडिसेस है। क्या है, मेलर इंडिसेस है। इसका मतलब ये हो गया कि मेलर इंडिसेस निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या है, कोऑर्डिनेट का इंटरसेप्ट निकालना है, फिर उसके बाद उन इंटरसेप्ट्स को लेटेस्ट पैरामीटर ABC से डिवाइड करना है, फिर डिवीज़न के बाद आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे, फिर आपने उन इंटीजर्स का रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल, जिस तरह मैंने डिफिनीशन में किया, और रेसिप्रोकल आपने लेना है। रेसिप्रोकल लेना है तो उससे फ्रैक्शन आ जाएगा, उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए LCM से आप मल्टीप्लाई करोगे। यानी ये देखो 2 3 2 का LCM 6 है, तो 6 से सारों को मल्टीप्लाई किया ताकि इंटीजर्स को हम स्मॉलेस्ट इंटीजर को क्या करें, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, HKL आ जाएगा। दैट विल बिकम HKL विच आर मेलर इंडिसेस फॉर द कोऑर्डिनेट्स, मेलर इंडिसेस है। अब हम आते हैं लीनियर डेंसिटी इन क्रिस्टल्स। लीनियर डेंसिटी इन क्रिस्टल क्या है कि जिस तरह नाम से ज़ाहिर है आपने उधर मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि एटम्स के साथ रिलेटेड चीज़ है या लेटेस्ट पॉइंट के साथ रिलेटेड चीज़ है, तो हम यहाँ पर लीनियर डेंसिटी क्या करेंगे क्रिस्टल में, नंबर ऑफ एटम्स हैविंग सेंटर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेटर अलोंग क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ये एटम है, इसके सेंटर को जो वेक्टर ज्वाइन करता है, तो उसके सेंटर पे जितने एटम्स आ रहे हैं, उसका सेंटर जितने एटम्स को कनेक्ट कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ, वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड लीनियर डेंसिटी इन क्रिस्टल। सो नंबर ऑफ एटम्स हैविंग सेंटर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स अलोंग क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। उसका फार्मूला लीनियर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स centered along the vector length, length along direction of a vector divided by length along the direction of a vector है। तो छोटा सा एग्जांपल भी मैंने करा दिया है कि FCC के 100 के लिए 100 में अगर आप ज़रा डायग्राम बना ले तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन पे 0.5 आधा एटम आता है, और ये 1 आता है, ये देख रहे हो लेंथ क्या है 1 है, तो N/L आ जाएगा, तो 0.5 डिवाइड बाई 1 इससे 0.5 आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है प्लेनर डेंसिटी आता है। प्लेन नाम से ज़ाहिर है, प्लेनर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सरफेस एरिया that are centered on a particular crystallographic plane is called, ये crystallographic plane है, इस पे कितने एटम्स जो है वो सेंटर्ड है, कितने एटम्स पर यूनिट एरिया आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनर डेंसिटी कहते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है, प्लेनर डेंसिटी नंबर ऑफ एटम्स सेंटर्ड ऑन अ प्लेन एरिया ऑफ ए प्लेन डिवाइड बाई एरिया ऑफ अ प्लेन, नंबर ऑफ एटम्स सेंटर्ड ऑन अ प्लेन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द प्लेन। थोड़ा सा मैंने इसको वाज़ेह कर दिया प्लेन और उस डेंसिटी को, बट आई एम गोइंग टू शो यू इन अ स्मॉल वीडियो क्लिप दैट विल मेक योर माइंड क्लियर, सो watch. And now we're going to kind of put it all together to a certain extent in the concepts of linear density and planar density. Now linear density is a fairly simple concept. Density usually people consider, well, it's the amount of something within a volume, so mass divided by volume. It's similar but not the same. We're looking for the number of atoms that are traversed throughout a unit length of a direction vector. So we've discussed our directions. So say a 1 0 2 direction or 1 2 bar 1 direction. So how many atoms do we pass through to when we go along this unit length? So it's again fairly simple. Now the number of atoms we have to remember here, we're not talking about how many we touch, but how many we directly go through a radius. So if you count the specific radiuses that we go through and you divide by 2, that's the number of atoms, because a radius is only half the distance through an atom. So let's see how that works.
Here we have a face-centered cubic cell, and we're looking at the 110 direction. Now notice we have a side A here, considering it's cubic. So this 110 length, the length of this line here in the 110 direction is A times the square root of 2. And we traverse, count them, 1, 2, 3, 4 radii. And so we traverse a total of 2 atoms. So in this case we would have 2 as the number of atoms we traverse. Now if we apply that to an aluminum atom, so the linear density of aluminum in this direction in one of its cells, so A, we already have a value for that for aluminum, is 0.405 nanometers. And the number of atoms, as I just explained, is 2. So we've got 4 radiuses, radii, divide that by 2. We get 2 atoms that we go through. And our length is the square root of 2a, because if this is side A and this is side A, then that distance from the first to the end of the second is along a 45-degree angle, so it's going to be the square root of 2a. So a squared plus a squared equals 2a squared. Take the square root of that, and you get the square root of 2a. If you take 2 and we divide by the square root of 2 times 0.405, we end up with a value of 3.5 with the units of atoms per nanometer, or times nanometer to the negative. So it's atoms per nanometer. To do it in a different vector, let's take this color and go along this vector down here. Okay, this is fairly simple. This is along the 1, 0, 0 vector. Now this is a great example to bring up the family of directions as well. The 1, 0, 0 is equivalent to this one. You'll find the exact same structure going in distances and numbers of atoms and so on going along this vector. And this vector would be the 0, 0, 1 vector. So you can say, well, here's our origin. I said, well, I moved the origin and I moved where we're going. And there it is. There's our new origin, and I've decided that this is going to be our new x direction, and it doesn't really matter because I could choose this one and it's going to be the same. So to that end, we have 1, 2, for my original, we have 1, 2 radiuses that we traverse, which means we have 1 diameter. So we only have 1 atom that we traverse, and we're dividing by A, because that's our side length, that's the distance of our unit vector. And so we take 1 atom, and I divide by 0.405 nanometers, and fairly easy calculation to get 2.47 atoms per nanometer. We can do the same thing with planes. In fact, it's very helpful to do the same thing with planes.
Why would we want to examine the atomic packing of these crystallographic planes? One great reason is that these metals sometimes can be used as catalysts. And if you have a certain plane exposed to the chemicals that it's supposed to be catalyzing, there could be a lot of these metal atoms exposed to the chemicals, or there could be very few, even if it looks like the same surface area. So we want to maximize, maybe, or at least control what's exposed to these chemicals that are supposed to be catalyzed. So, for example, iron foil can be used as a catalyst. We want to look at the 100 and the 111 crystallographic planes and figure out how many atoms are exposed per unit area for each of these planes. Again, this is for a chemical reaction. Okay, so we have a BCC structure here, and we want to calculate the planar density of the 100 plane in iron. Now, if you remember, the BCC structure shows that the body-centered atom does not allow the other corner atoms to touch each other. So they're kind of spaced here. Well, they might have a different density than a different plane would have. So here's our two-dimensional repeat unit. We don't consider the body-centered one because it's too far down. It's shielded from the outside from this plane of atoms. So we look at this side A is 4 square root of 3 over 3 multiplied by the radius, and we got that from earlier in the chapter. We have a radius of iron, R is 0.1241 nanometers. Now, how many circles are actually in this box? Well, quarter, 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 quarter. We've got 4 quarters. That makes 1 whole. So for this area, we have 1 atom. And so we use something similar as the linear density. Atoms for every 2D repeat unit, in this case, just counted up 1, and then our area. So 1 divided by this value for A, and then we square that. We end up with 12.1 atoms per square nanometer this time. If we multiply by 10 to the 9th nanometers per meter, and then we square that, we end up with 1.2 times 10 to the 19th atoms per square meter. If we wanted to make that into centimeters squared, we'd have the same 1.2 times, and we'd have to take 4 off of here, so 1.2 times 10 to the 15th atoms per centimeters squared. Now, what about the 111 plane? Let's look at maybe a better view of this 111 plane. So we want a body-centered cubic 111 plane. Here it is. Kind of tip the cube on its side, tilt it up, or looking straight down through the corners. From one corner straight down through the middle to the other corner, and perpendicular to that is our 111 plane. We were just looking at the 100 plane. That's what this looks like. Very boxy, very square, just what we were looking at. And so which has a greater density, exposure of its surface, the 100 plane or the 111 plane? Well,
let's do the calculations. So we look at this repeat unit. Here's the actual repeat unit. It looks like you could use a triangle, and you probably could and get the same calculations, but the true repeat unit is this one. This is an atom above the plane. Basically, we got rid of it. And this is an atom below the plane. And remember that it doesn't count because it's shielded from the surface by the other three. So neither of these two count. So within this area, we see that we have 1/6 here, 2/6 here, 1/6 here, and 2/6 here. That is a total of 6/6, or 1 atom. So that makes our calculations a little bit easier. We have a height Sixth part of atom is contributing. square root of 3/2 a. We have a side of square root of 2a. Remember, this is a, this is square root of 2a here. Each one of these is square root of 2a. So each one of these is square root of 2a. And to make the height, we use geometry and we get this value. So we take the height, multiply by the base, which is again square root of 2a, and we end up with an area of 16 square root of 3 over 3 r squared. So we've got one atom for this much area, and we use the radius of the iron, and doesn't show the laying that out there, but we end up with 7 atoms per square nanometer, and that is 0.7 times 10 to the 19th atoms per square meter. The previous one was 1.2 times 10 to the 19th atoms per square meter. So if we use this face of the bulk material, we will have only 7/12, if you will, only maybe a little bit more than 1/2 than if we had used the other plane. Now, let's look at some more examples of these planes. Okay. You have seen that how to calculate the planar density as well as the linear density of atoms. You will have to see, in case of plane, how many atoms are coming in that plane, how many atoms are being separated, and how many atoms are touching. So that concept was very important in that one. तो इसके बाद जो है आप करेंगे, यानी you have got a lot of options and you can calculate for different planes linear density as well as plane density, दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. रिकमेंडेड बुक्स में मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स जो हैं मैं आपको बताता हूं. ये देखो, मटेरियल साइंस, आप इसको डिटेल के साथ उसको स्टडी करें, बिकॉज आई हैव नो टाइम, वी हैव गॉट वेरी लिमिटेड टाइम. इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जिस तरह होना चाहिए, लेकिन चूँकि टाइम हमारे पास कम है, हम वी हैव टू फिनिश, वी आर गोइंग टू गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन. तो उसके लिए आप देखो, मटेरियल साइंस, SL काकानी, अमित काकानी, SL काकानी, अमित काकानी, मटेरियल साइंस बाई, देखो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपके पास हो गया ये. अब देखो, इसके लिए अगर आप देखिए, दूसरा जो है कैलिएस्टर वाला मटेरियल है. दूसरा क्या है? कैलिएस्टर मटेरियल्स, यानी ये DC कैलिएस्टर है. ये देखो, इंजीनियर DC कैलिएस्टर, ये आप देख रहे हो, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन, विलियम डी कैलिएस्टर जूनियर, विलियम डी कैलिएस्टर जूनियर. ये जो है, दीज आर वेरी गुड बुक्स
to give you a comprehensive and detailed study of the crystal structure, atomic bonding, and other things which we have discussed in the earlier sections of the lecture of crystallography.